स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण का सूत्र, फिजिक्स क्लास 12। यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं, एक हमने अवतल दर्पण का डायग्राम बनाया है, दूसरा उत्तल दर्पण के लिए नीचे बनाया है। क्योंकि फॉर्मूला जो है सेम होना है दोनों दर्पणों के लिए, तो डेरिवेशन हम एक के लिए कर लेते हैं, दूसरा स्वयं हो जाएगा। अवतल दर्पण के लिए यहाँ पे डेरिवेशन करने के लिए हमने फिगर बनाया है पहले। तो सबसे पहले देखिए, माना हमारे पास M1 M2 कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। दर्पण की मुख्य अक्ष पे हमने कोई वस्तु रखी है O डैश, कोई वस्तु है जो लंबवत रखी है O डैश, इस प्रकार से रखी है। अब इसके द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण पे परावर्तन के कारण। तो किस प्रकार से बन रहा है वो हम देख लेते हैं। बिंदु O डैश से आने वाली किरण दर्पण के बिंदु A पर टकराती है, अर्थात आपतित किरण हो गई O डैश A। क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है किरण, इसलिए प्रतिबिंब के नियमों से ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, तो ये दर्पण के मुख्य फोकस F से होकर गुजर रही है। दूसरी किरण हमने ली है O डैश B, जो कि दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है। ये C दर्पण का वक्रता केंद्र है। O C से होकर जा रही OB किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अभिलंबवत आपतन के कारण, क्योंकि यहाँ पे ये अभिलंबवत कर रहा है, नॉर्मल की डायरेक्शन में आ रही है आपतित किरण, तो इसलिए परावर्तित किरण भी उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, तो वो किरण अपने मार्ग से वापस लौट आती है। और ये दोनों किरणें जहाँ पे काटती हैं वहाँ पे एक बिंदु हमको मिल जाता है, और एक बिंदु मिल गया तो हम वहाँ से जो है प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए O डैश A ये किरण और O डैश B, इस प्रकार से किरण यहाँ पे कट रही है, तो ये वाला बिंदु क्या होगा, क्योंकि ये जो है इस वस्तु के O डैश ऊपर तीर एरो के हेड वाले सिरे से आ रहा था, यहाँ पे तीर का हेड बनेगा ये, तो ये हमने हेड बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो हेड से आ रहा है, सिरे से आ रही है। I डैश और I यहाँ से क्या करेंगे, हम लंब डाल देंगे, क्योंकि हमने ये वस्तु लंबवत रखी है ऊपर, तो इसलिए यहाँ से लंब मुख्य अक्ष पे डाल देंगे तो हमको वो I बेस मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा इसमें क्या है कि क्योंकि हमने कहा था कि प्रतिबिंब बनाने के लिए केवल हमको दो किरणों की आवश्यकता है, क्योंकि दो किरण एक बिंदु को डिफाइन कर लेते हैं। किसी भी एक बिंदु को डिफाइन करना तो इस प्रकार से हमको दो लाइन चाहिए, दो लाइन से एक बिंदु डिफाइन हो जाता है। अब जो है ये मिल गया। अच्छा, तीसरी चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है कि O इस प्रकार आधार से, इस वस्तु के आधार O से भी होकर जो है किरण जा रही है, प्रकाश की किरण है ना, तो असंख्य किरणें आ रही होंगी इस वस्तु से, O डैश से असंख्य किरणें आ रही हैं, हमको केवल दो किरण लेनी है ताकि हम इमेज की पोजीशन को फिक्स कर सकें। तो एक किरण यहाँ से भी आ रही है और ये इस प्रकार से जा रही है, ये भी देखो C से होकर जा रही है, C से होकर जा रही है, अभिलंब आपतन के कारण ये भी अपने मार्ग से वापस लौट आएगी। तो इस प्रकार से बोलेंगे बेस O के सापेक्ष वस्तु का बेस क्या है, I। तो ऐसे भी इसको समझ सकते हैं आप। ये इस प्रकार से हमारा यहाँ पे प्रतिबिंब, हमको वस्तु O डैश का प्रतिबिंब I डैश प्राप्त हो चुका है। अब हमने माना, यहाँ पे लिखा है, हम मानते हैं कि माना जो है वस्तु की दर्पण के ध्रुव से दूरी क्या है, स्मॉल u, जो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल v कहते हैं। अब देखिए, क्योंकि हम दर्पण में सारी दूरियां कहाँ से नापते हैं, दर्पण के ध्रुव से P से नापते हैं, तो इसलिए जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हुए, जो कार्तीय चिन्ह की परिपाटी है उसका उपयोग करते हुए हम देखेंगे कि PO यहाँ से नापना है, P से O की तरफ नापना है, तो x की ऋणात्मक अक्ष में, तो -u वो दूरी क्या हो जाएगी, चिन्ह के साथ लेंगे, तो PO बराबर -u, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से PI बराबर क्या हो जाएगा, -v, ये हमने माना। दर्पण की वक्रता त्रिज्या PC, वक्रता त्रिज्या PC बराबर -r, और दर्पण की फोकस दूरी माना स्मॉल f है, तो फोकस दूरी क्या है चित्र में, PF, ये हो जाएगा -f। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अवतल दर्पण के लिए ये सारे जो हैं कैसे आएंगे, ऋणात्मक आएंगी ये सारी दूरियां, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए। एक चीज हमने यहाँ पे और देख रहे हैं कि बिंदु A से हमने जो है दर्पण के मुख्य फोकस पे एक लंब रखा है
ए एन इज परपेंडिकुलर टू पी सी, इस प्रकार से बोल सकते हैं, मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर। ये भी काम आएगा हमारे डेरिवेशन में। एक तो ये लंब हमने रचना में केवल इतना ही है, इसमें डेरिवेशन में रचना में केवल ये लंब डाल देना है। दूसरा हमको फॉर्मूला पता है, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है कि R बराबर दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर 2 इंटू एफ। इस सूत्र का भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं जब हम डेरिवेशन करेंगे। ये हो गया। अब जो है चलते हैं डेरिवेशन की ओर। तो यहाँ पे समरूप त्रिभुजों के गुण का उपयोग होगा। समरूप त्रिभुज क्या होगे? जिन त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर हों या जिन त्रिभुजों की भुजाएं अनुपातिक हों। समरूप त्रिभुजों की भुजाओं में क्या होता है? अनुपात होता है, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो हम लेंगे यहाँ पे कि समरूप त्रिभुज कौन से? ओ डैश सी, ओ या फिर ओ डैश ओ सी तथा और ये वाला इस प्रकार से कि सी आई आई डैश या आई डैश आई सी में। अब देखिए हमने ये दो समरूप त्रिभुज लिए, एक ये वाला एक ये वाला। तो यहाँ पे देखिए ये है 90 क्लियर, ये 90 है। ये वाले कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इक्वल हो गया। तीसरा कोण भी अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ये समरूप त्रिभुज हैं, ये हमको सिद्ध नहीं करना है, हमको पता है सीधा वो समरूप त्रिभुज निकल आता है। वो समरूप त्रिभुज है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा गुण से। समरूप त्रिभुज है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो लिखिए ओ डैश बटे यहाँ इसके सामने की वो क्या है? इसके संगत आई आई डैश, ओ डैश अपॉन आई आई डैश। दूसरा ओ सी अपॉन यहाँ पे सी आई क्लियर हो गया। ओ सी अपॉन सी आई, इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट। फॉर एग्जांपल एक बार हमने ये ट्राइंगल लिया, दूसरी बार में हमको फिर दो ट्राइंगल लेने, एक ये और एक ये। तो फिर से पुनः सिमिलर ट्राइंगल जिनको बोलते हैं अंग्रेजी में समरूप त्रिभुज, पुनः समरूप त्रिभुजों आई डैश आई एफ तथा ए एन एफ में, फिर से इन दोनों में लेंगे। तो ये शीर्षाभिमुख कोण, ये 90, तीसरा कोण बराबर होगा। समरूप त्रिभुज वो ऑटोमेटिकली हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये हमको फिर से करना है। तो यहाँ पे देखिए ए एन अपॉन ये ए एन अपॉन आई आई डैश। दरअसल हमको करना क्या है? हमको जो इक्वेशन में यहाँ मिला है ओ डैश अपॉन ये, यही वाला इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करना है, फिर दोनों को कंपेयर करना है। आई आई डैश आ गया। नेक्स्ट जो है एन एफ या एफ एन जो भी कहें अपॉन एफ आई, एन एफ अपॉन एफ आई, ये आ गया। लेकिन आप देखिए क्योंकि ये परपेंडिकुलर डाल रखा है यहाँ से और ओ डैश ए पैरेलल है मुख्य अक्ष के, तब ए एन किसके इक्वल हो जाएगा? ओ डैश के। तो इस प्रकार से ओ डैश अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू एन एफ अपॉन एफ आई। यहाँ पे लिख देना चूंकि जो है ओ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एन परपेंडिकुलर। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास आ गई है। दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर देंगे। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से बायां पक्ष बराबर है दोनों समीकरणों का, तो दाहिना पक्ष भी बराबर होना चाहिए। इसलिए ओ सी अपॉन सी आई इज इक्वल टू एन एफ अपॉन एफ आई। ओ सी अपॉन सी आई इज इक्वल टू एन एफ अपॉन एफ आई, ये हो गया हमारे पास। अब हम ये मान रहे हैं अप्रोक्सीमेशन चलना है यहाँ पे कि दर्पण का जो है छोटे द्वारक का है, बिंदु ए बिंदु पी के बहुत करीब है। तो यहाँ पे क्योंकि हम जितने भी डेरिवेशन दर्पण के अभी तक हमने किए हैं उसमें हमने ये माना है कि दर्पण क्या है? छोटे द्वारक का है। क्योंकि जो है दर्पण स्मॉल अपर्चर, छोटे द्वारक का है, इसलिए बिंदु ए
बिंदु P, जो ये बिंदु A है ये बिंदु P के क्या है, बहुत निकट है। बिंदु A बिंदु P के बहुत निकट है, बिंदु A बिंदु P के बहुत निकट है। इसलिए अब A P के बहुत निकट हो गया, जैसे जैसे देखो A P के निकट आएगा इस प्रकार से, तो बिंदु N क्या हो जाएगा, बिंदु P के निकट हो जाएगा, ये बिंदु N बिंदु P के बराबर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये जैसे जैसे लाइन यहाँ आ जाएगी तो ये N इस ओर खिसकेगा, P की ओर खिसकता रहेगा। दर्पण छोटे द्वारक का है, बिंदु A बिंदु P के बहुत निकट है, इसलिए हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेशन करने में कि Fn इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू FP। ये हमने अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे इस्तेमाल करना है। दर्पण के फॉर्मूलों में हमको अप्रोक्सीमेशन जरूर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना इसके हमारे काम नहीं चल रहा है। तो ये हमने अप्रोक्सीमेशन रख दिया, इसको इक्वेशन में रख दें, जो ये इक्वेशन आई थी हमारे पास, ये वाली, सॉरी समीकरण 3 मान लो, समीकरण 3 में रखने पर इसको इक्वेशन 3 में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास OC/CI इक्वल टू FN की जगह या NF की जगह FP/FI। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब देखिए OC/CI और FP/FI, अब ये दूरियां हैं और ये दूरियां हमको कैसी चाहिए, दूरियां हमको जो पता है यहाँ पे ये हैं दर्पण के ध्रुव से, तो इसको भी इसी रूप में तोड़ेंगे हम, दर्पण के ध्रुव के रूप में इन दूरियों को तोड़ेंगे। तो किस प्रकार तोड़ना, OC देखिए, OC या CO ऐसे है, तो इसको मैं क्या लिखूं, PO - PC लिख सकता हूँ, बिल्कुल। OC को हमने लिखा PO - PC, P से नाप रहे, क्योंकि ध्रुव से नाप रहे हैं दूरियां, इसलिए उस बिंदु को प्रमुखता देनी है। PO - PC बराबर क्या हो जाएगा, PO - PC बराबर OC या CO, ये आ गया पहला वाला। दूसरा देखो CI है, तो इसको भी यहाँ से नापेंगे, CI को क्या लिखेंगे, PC - PI, क्लियर। PF ये ऑटोमेटिकली P से नपा हुआ है PF, तो उसको PF ही लिख देंगे, PF या FP। FI ये है हमारे पास, इसको फिर से PI - PF लिख देंगे, देन PI - PF, FI को लिखा PI - PF। अब जो है चिन्ह सहित मान रखने पर, दूरियों का चिन्ह सहित मान रखने पर, दूरियों का चिन्ह सहित मान रखने पर, रखिए मान, ये दूरी है, सब यहाँ लिख दिया हमने मान में पहले, इसको चाहे तो एक क्वेश्चन मान लो। अब यहाँ रखो PO कितना है, PO है -U, PC कितना है, PC है -R, माइनस ये माइनस इसका है, PC अपने आप में -R है, तो ये -R इस प्रकार से लिख देंगे। नेक्स्ट PC -R माइनस PI कितना है, -V, क्लियर। देन PF -F फोकस दूरी अपॉन PI कितना है, फिर से PI हमारे पास -V -PF -F, क्लियर। ये चिन्ह सहित हमने मान रखा है। दूरियों के मान चिन्ह सहित रखने पर इनका जो है वज्र गुणन करेंगे, ये आप नोट कर लें प्लीज, वीडियो पॉज कर लें और इसको नोट कर लें, फिर आगे करते हैं। हमको ध्यान रखना है समरूप त्रिभुज लेना है, ये इमेज प्रतिबिंब, सॉरी वस्तु और इमेज वाला, फिर यहाँ इमेज और ये पैरेलल दूसरा, जो समकोणिक त्रिभुज हैं वो समरूप भी हैं, तो इस प्रकार से लेने हैं। अब आगे चलते हैं इसमें। अब जो -R है इसको यहाँ रिप्लेस कर दो, क्योंकि अब यहाँ पे ये वाला लिख देंगे, क्योंकि R = -2F, तो R को हम सब 2F से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन इस प्रकार से आई, -U -R था तो -2F, ये क्या हो जाएगा, अपॉन -2F, R की जगह 2F लिख देना केवल, -V देन इक्वल टू -F
अपॉन अगेन माइनस वी माइनस माइनस वी। क्लियर हो गया? ये हो रहा है हमारे पास सिर्फ इस वाले पक्ष में। अब चिन्हों के इसको जरा खोल लें तो क्या हो रहा है ये इक्वेशन को, माइनस यू माइनस माइनस का प्लस 2f अपॉन माइनस 2f माइनस माइनस का प्लस v इज इक्वल टू माइनस f अपॉन माइनस v माइनस माइनस का प्लस f। क्लियर हो गया? ये मल्टीप्लाई कर दें, हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, या वज्र गुणन इसका इस प्रकार से कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस वी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस एफ और इंटू माइनस 2f प्लस वी। ये हो गया, ऐसे गुणा कर दिया। अब अंदर ये क्या हो गया, एक मिनट, माइनस वी प्लस एफ, माइनस वी प्लस एफ इस प्रकार से आएगा। ठीक हो गया, माइनस वी प्लस एफ। ओके, अब गुणा कर दीजिए। पहले इसका करेंगे माइनस यू, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यू वी देन माइनस यू एफ। एक बार इसका, अब इसका करेंगे माइनस 2f वी प्लस माइनस का माइनस प्लस 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 2f स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस 2f स्क्वायर माइनस एफ वी। 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास क्या बचा देखिए, एक तरफ लाएंगे यू वी माइनस यू एफ माइनस 2f वी, ये इधर आ जाएगा प्लस एफ वी इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा यू वी माइनस यू एफ माइनस 2f वी है, वी एफ है प्लस एफ वी है, तो एक हो जाएगा माइनस एफ वी इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस समीकरण को, सारे समीकरण को यू वी एफ से भाग करने पर, यू वी एफ से इस समीकरण की क्या कर देंगे, सारे को भाग कर देंगे। चाहो तो इसको एक प्रकार इस प्रकार से लिख दें कि यू वी इज इक्वल टू यू एफ प्लस वी एफ। ये हो गया। अब पूरी समीकरण को यू वी एफ, यू क्या है, वस्तु की दर्पण से दूरी, वी क्या है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और एफ क्या है, दर्पण की फोकस दूरी। तो यू वी एफ से हम पूरी इक्वेशन को भाग दे देते हैं। तो इक्वेशन से भाग देंगे तो यू वी अपॉन यू वी एफ आएगा, तो यू वी से यू वी कैंसिल, बचा 1 अपॉन एफ। क्लियर? अपॉन यू वी एफ आएगा, यू और एफ कैंसिल हो गया, 1 अपॉन वी, प्लस अपॉन यू वी एफ आएगा तो वी एफ कैंसिल, 1 अपॉन यू। ये हमारे पास दर्पण का सूत्र आ गया है, इसको बोलते हैं दर्पण के फोकस दूरी का सूत्र। इसी प्रकार लेंस की फोकस दूरी का सूत्र आएगा, वहाँ पे भी डेरिवेशन का यही तरीका है। इसी प्रकार समरूप त्रिभुज लेते हैं हम और उसी प्रकार से डेरिवेशन करते हैं। 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, ये है दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र। ठीक इसी मेथड से हम उत्तल दर्पण के लिए जो यहाँ पे डायग्राम बनाए गए हैं, उत्तल दर्पण के लिए भी सूत्र का डेरिवेशन कर सकते हैं और वो भी यही आना है। तो इसीलिए हमने लिखा गोलीय दर्पण का सूत्र। दोनों लेंस, दोनों दर्पणों के लिए यही काम आता है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, चूंकि अवतल दर्पण के लिए जो है किरणें वास्तव में काट रही हैं, तो इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे देखिए किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में कहीं मिल नहीं रही हैं, केवल उनको जब हम पीछे बढ़ा रहे बिंदुवत तब वो आपस में मिल रही हैं, और इस प्रकार के प्रतिबिंब को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम किसी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब का केवल फोटोग्राफ लिया जा सकता है, ये हमको ध्यान में रखना है। तो दोनों दर्पणों के लिए फोकस दूरी का सूत्र इस प्रकार से डिराइव हो चुका है। नेक्स्ट एक छोटी सी बात और लेते हैं हम इसमें, एक होता है शब्द संयुग्मी फोकस। क्या होता है संयुग्मी फोकस, ये आपने कर लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। संयुग्मी फोकस होता है कंजुगेट फोकाई। ये यहाँ पे लिख देते हैं दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, जहाँ एफ क्या है दर्पण की फोकस दूरी है, यू वस्तु की दर्पण से दूरी और वी प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। संयुग्मी फोकस हमने कहा था एक होता है संयुग्मी
फोकस, अंग्रेजी में बोलते हैं कंजुगेट फोसाई। फोसाई क्यों? फोकस का प्लूरल, क्योंकि एक से ज़्यादा फोकस है यहाँ पे। तो संयुग्मी फोकस एक चीज़ होती है, ये लेंसों में भी आएगा। दर्पण की वे दो बिंदु या उन दो बिंदुओं को हम संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें से किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर रहता है और दूसरे बिंदु पर वस्तु रखेंगे तो पहले बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा इसमें इस्तेमाल क्या होता है, क्योंकि प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय है। हमने कहा प्रकाश की ये किरण इस प्रकार से जा रही, दर्पण से टकराने के बाद ऐसे आएगी। तो अगर यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी एफ से होते हुए तो दर्पण से इस प्रकार से वापस जाएगी टकराने के बाद। अर्थात अगर वस्तु ओ डैश पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? आई डैश पे। इसी प्रकार अगर वस्तु आई डैश पे रखें इस प्रकार से तो उसका प्रतिबिंब ऐसे इस प्रकार से ओ डैश पर बनेगा, क्योंकि प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है, इसलिए जो है ये संयुग्मी फोकस आता है। और इन दो बिंदुओं को हम कहते हैं संयुग्मी फोकस। तो यहाँ पे बोलेंगे जो अवतल दर्पण का चित्र है, अवतल दर्पण में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिंदु ओ तथा बिंदु आई, ओ और आई मुख्य फोकस पे स्थित हुए बिंदु, ठीक है। तो मुख्य फोकस पे बिंदु है बिंदु ओ तथा बिंदु आई, क्योंकि दूरी आपने पी से नापनी है वैसे। अवतल दर्पण में बिंदु ओ तथा बिंदु आई संयुग्मी फोकस कहलाते हैं, फोकस कहलाते हैं इस प्रकार से योग। ये है अवतल दर्पण में बिंदु ओ तथा बिंदु आई संयुग्मी फोकस कहलाते। तो ऐसे दो बिंदु जिनमें एक पर वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब दूसरे पे बने, अगर दूसरे पे वस्तु रखी होती तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनता, इस प्रकार से बनता, प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण में वस्तु रखी है। उत्तल दर्पण में क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहे हैं? दर्पण के पीछे बन रहे हैं। देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रही है? आई डैश, दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे बन रहा है तो यहाँ हम कोई वस्तु रख सकते नहीं रख सकते, यहाँ तो दोनों दर्पण के आगे ना, चाहे आप ऑब्जेक्ट वस्तु यहाँ पे रखो चाहे वस्तु को यहाँ पे रखो, आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपने वस्तु यहाँ पे रखी, प्रतिबिंब दर्पण के अंदर यानी पीछे बन गया। अब यहाँ वस्तु कैसे रखें? हम नहीं रख सकते हैं, इसलिए उत्तल दर्पण में संयुग्मी फोकस नहीं होगा, या उत्तल दर्पण के लिए संयुग्मी फोकस नहीं डिफाइन होता है। तो इसका अर्थ क्या है कि संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव है, उत्तल दर्पण में नहीं। तो ये मैं लिख देता हूं, उत्तल दर्पण में संयुग्मी फोकस संभव ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो अगर एग्जामिनर पूछता है कि संयुग्मी फोकस किस प्रकार के दर्पण में होता है, तो संयुग्मी फोकस केवल और केवल अवतल दर्पण में पाया जाता है, उत्तल दर्पण में नहीं होगा। लेंसों में भी आता है, वहाँ पे भी संयुग्मी फोकस की बात आती है, उसके लिए भी दूरी का फॉर्मूला है, वो हम डेरिवेशन में आगे करेंगे। ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम के बच्चों को चैनल से जोड़ें। चैनल का नाम है फिजिक्स पाल। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।